जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी दोस्तों को इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ सिलिया और फ्लैजिला के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में और लवक के बारे में। तो ये सभी कोशिका के अंग हैं, ठीक है। तो ये 11, 12 और 13 कोशिका के अंग हैं। इससे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो रसधानी हैं, इसको हम पढ़ाए हैं इस वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जो अपलोड किया हुआ है पहले उसको देख लें, वरना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझिए। देखिए, तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे समझिए कि ये जो है, मान लीजिए कि ये कोशिका झिल्ली है, ठीक। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह एनिमल सेल और प्लांट सेल, मतलब कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका का मतलब कि भेड़, बकरियां, गाय, भैंस हम हो गए, और यानी पादप कोशिका का मतलब कि पेड़ पौधे, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और कोशिका भित्ति होता है, तो कोशिका भित्ति जो होता है, मान लीजिए कोशिका भित्ति हो गया, तो कोशिका भित्ति ओनली वन प्लांट सेल में पाया जाता है, मतलब कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दियाएगा कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है, ओके। अब देखिए, इसमें हम पढ़ाए थे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है मतलब कि ऊर्जा बनाना, ठीक है। मतलब कि एक चक्र चलाना जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पार्ट 1 में हम पढ़ाए हैं, प्लीज उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यह होता है कि ऊर्जा बनाना, ठीक है। और इसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी नामक विद्वान ने किया था, वह अपने ही नाम पे इसका नाम रख लिया। तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऊर्जा परिवहन करना। इसका क्या कार्य है? ऊर्जा परिवहन करना, ओके। गोल्जी बॉडी के बाद हम पढ़ाए थे वोक्यूल्स यानी रसधानी। ध्यान दीजिए, रसधानी, इसका कार्य होता है जल संग्रह करना, यानी जल को स्टोर करना, भंडारित करना, ठीक है। आगे पढ़ाए थे हम सेंट्रोसोम यानी तारक काय के बारे में। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। क्या होता है जी? कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन का मतलब कि कोशिका का पुनः निर्माण करना। यह नहीं कि अपने जगह से हट के वहां पे चले जाना। मान लीजिए कि हम यहाँ पे मार दिए, तो यहाँ पे 10-15 कोशिका मर गए हैं, तो अगल बगल का जो कोशिका है वो अपने में से टूटकर वहां पर जाकर व्यवस्थित हो जाएगा। तो यह पुनः निर्माण हुआ। बस में रहे। तो कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। इसके बाद हम पढ़ाए थे ER। ER का मतलब हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में वसा निर्माण होता है, और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की ओर राइबोसोम होता है। वह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम पढ़ाए थे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम बस वही, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए, ये जो है एल मतलब हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य होता है मतलब कि सफाई करना और पाचन करना। पास में रहना, ध्यान दीजिए। और आगे पढ़ाए थे न्यूक्लियस के बारे में। तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बारे में यानी केंद्रक। तो न्यूक्लियस जो है यह कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। मतलब कि ये सभी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम नहीं कर रहा है, तो वह कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया तू ऊर्जा बना। गोल्जी बॉडी को कहेगा कि तू ऊर्जा परिवहन कर। वोक्यूल्स को कहेगा कि तू जल संग्रह कर। बस में रहे ना, ध्यान दीजिए। तो न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, वह सभी को कंट्रोल करके रखता है कि तू ये काम कर, तू अपना काम कर, तू अच्छे से कर। बस में रहना। और लाइसोसोम जो है वह पचाने का और सफाई का काम करता है। बस में रहे, मतलब कि लाइसोसोम न्यूक्लियस को कहेगा ना कि तू देख सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको मेरे पास भेज दे। तो अब क्या काम करेगा न्यूक्लियस? सभी को मतलब कहेगा कि तू काम कर, काम कर, काम कर। यदि किसी, मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, अब
न्यूक्लियस क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ लेगा और दे देगा लाइसोसोम को, और लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अब वह लाइसोसोम अपना जो जल अपघटक एंजाइम है वह अपने में से माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देगा और वह माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। बस बार है, तो यह कोशिकीय पाचन यानी सफाई का कार्य करता है। कौन? तो लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। बस में क्या, इसके बारे में हम पार्ट 3 पार्ट 2 में पढ़ाए हैं, उसको अपना देख लीजिएगा। देखिए, तो इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। समझिए ध्यान से, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यदि क्वेश्चन आए कि जीव द्रव्य का खोज या जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसमें 80% जल होता है और यह कलरलेस होता है। जीव द्रव्य में 80% जल होता है और यह कलरलेस यानी रंगहीन होता है। हम आपको बताते चले कि यह जीव द्रव्य कोशिका के अंदर क्या कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए, मतलब कि यह समझिए कि जीव द्रव्य जो है यह कलरलेस होता है और इसका कार्य यह होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एक बैग ले लिए और बैग में हम लोग उसमें शीशा का ग्लास, शीशा का कोई बर्तन, प्लेट सब मतलब उसी में रख दिए और लेके दौड़ने लगे, तो ठन 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 उसमें बजेगा, एक दूसरे में लड़ेगा और वह क्या होगा, टूट फूट जाएगा। तो इसी प्रकार कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, AR, वॉक्यूल्स, गोल्जी बॉडी। तो समझिए कि आखिरकार इन सभी को अलग अलग रखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वही जीव द्रव्य जो है इसके अंदर रहता है जो सभी को अपने अपने जगह पर स्थिर बनाए रखता है। नहीं तो अगर जीव द्रव्य नहीं रहा तो समझ लिए कि हम लोग दौड़ रहे हैं, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी में लड़ेगा तो गोल्जी बॉडी का अरे माइटोकॉन्ड्रिया इधर कहाँ, बस में रहे ना। अगर मान लीजिए कि बाय द वे अगर लाइसोसोम में अगर कोई अगर लड़ गया तो लाइसोसोम में भड़क जाएगा, बस में रहे ना, और वह सभी को मार देगा, अपना जल अपघटक एंजाइम सभी में छोड़ देगा, सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे? तो ध्यान दीजिए, तो जीव द्रव्य जो है वह सभी को अपने जगह पर स्थिर बनाए रखने के लिए होता है। आगे देखिए, यदि इस जीव द्रव्य को हटाएंगे तो उस जीव को मरना फिक्स है। यदि कोशिका के अंदर से इस जीव द्रव्य को हटा दिए तो उस जीव को मरना एकदम फिक्स यानी निश्चित है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जीवन की भौतिक इकाई है यह जीव द्रव्य। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, इसमें 80% जल होता है। जीव द्रव्य में 80% जल होता है और इस 80% जल में 1% की कमी होता है तो प्यास लगता है। पास में रहे, यदि इस 80% जल में 1% की कमी हुई तो प्यास लगेगा और 10% की कमी हुई तो वह आदमी मर जाता है। पास में रहे, तो वहीं हम लिखे हैं यहाँ पे, यदि इस जल में 1% की कमी होता है तो प्यास लगता है और 10% की कमी आता है तो आदमी मर जाता है। अब देखिए, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। हम पढ़ाए हैं कि कोशिका का टेक्निकल नाम क्या है, साइटो है। तो जैसे कि जीव द्रव्य तो द्रव्य का प्लाज्म हो गया, उसी तरह कोशिका द्रव्य तो वह हो गया साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बस में क्या समझे फिर से, जैसे कि मान लीजिए कि कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, तो न्यूक्लियस जो है वह अलग से है, वह बीच में है, वह सभी को कंट्रोल कर रहा है। तो केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसे हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के अलावा जो बाहर है उसे हम लोग कहेंगे क्या, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, यदि कोई भी पूछेगा कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं, तो केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। पास में हो गया। आगे देखिए, सिलिया एंड फ्लैजिला, अगला पार्ट है सिलिया एंड फ्लैजिला।
सिलिया और फ्लैजिला के बारे में ध्यान से समझिए। यह केवल एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी सिलिया और फ्लैजिला जो है यह एनिमल सेल यानी सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ओके, आगे ध्यान दीजिए। यह बाल के समान यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। मतलब समझिए कि यह कोशिका के बाहर ये बाल के समान, इस तरह बाल के समान ये होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये इस तरह होती हैं। बस में ना, ध्यान दीजिए। जो कोशिका के बाहरी भाग यानी आउटर पार्ट में पाई जाते हैं। ओके, फिर से समझिए। सिलिया एंड फ्लैजिला बाल के समान यानी हेयर लाइक यानी बाल के समान होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कोशिका के बाहर यानी बाहर आउटर मोस्ट पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, यह कोशिका को हिलने डुलने में मदद करती हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ाए हैं जीव द्रव्य के बारे में कि यह जीव द्रव्य जो है वह कोशिका के सभी अंगों को स्थिर बनाए रखता है। तो भैया ध्यान से समझिए कि मान लीजिए हम खूब खा पी लिए, एकदम नरेटी बराबर, गर्दन बराबर खा पी लिए, खाकर हम सो गए और छोटा सा कमरा है, उसमें 5 आदमी का सोने का जगह है और 10 आदमी उसमें घुस गए हैं सोने के लिए। तो अब हम लोगों को न करवट बदलने का मौका मिलेगा, न इधर होने का मौका मिलेगा। अब क्या होगा कि भोजन तो पचेगा नहीं, पता चलेगा कि सुबह होते होते क्या तबीयत खराब हो गया। बस में ना। तो आखिर हम लोग समझिए कि खाना खा लिए भर पेट, तो सोने के लिए, हिलने डुलने के लिए चाहिए ना, करवट बदलने के लिए। तो उसी प्रकार जीव द्रव्य जो है वह कोशिका के अंगों को एक जगह बनाकर रखता है, स्थिर बनाकर रखता है। लेकिन सिलिया और फ्लैजिला जो है उसको हिलने डुलने में भी मदद करता है। यदि एक जगह वह स्थिर रहा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहा है, ध्यान दीजिए। तो सिलिया और फ्लैजिला जो है वह कोशिका को यानी कोशिका के अंगों को हिलने डुलने में मदद करते हैं, अर्थात यह कोशिका को मोशन यानी गति प्रदान करती हैं। कौन? सिलिया एंड फ्लैजिला। ओके, आगे ध्यान दीजिए, समझिए ध्यान से। यदि किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था मतलब लिक्विड, द्रव अवस्था में, बस में रहे ना, ध्यान दीजिए। यदि किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में रहती हैं तो सिलिया और फ्लैजिला उसे चूस लेते हैं। मतलब कि यदि किसी कोशिका के पास कोई पोषक पदार्थ तरल अवस्था में, लिक्विड में हो, तो यह सिलिया और फ्लैजिला उसे क्या करती हैं? चूस लेती हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो। बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजिला और छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सिलिया कहते हैं। मतलब कि आजकल के दौर में आप लोग देख रहे होंगे कि इधर सब खत्म हो जा रहे हैं, इधर सब मड़ई जैसा बाल दिखाई देता है। तो आप समझिए कि जो मड़ई जैसा दिखाई देता है, जो बड़ा बड़ा बाल, वह क्या हो गया? तो वह हो गया हम लोगों का फ्लैजिला। मतलब कि बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर को फ्लैजिला, और जो किनारे किनारे ये होता है छोटा छोटा, वह हो गया सिलिया। बात समझ गया? फिर से समझिए कि बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जो बड़ा बड़ा बाल जैसा दिखाई देगा, उसे हम लोग कहेंगे कि यह फ्लैजिला है, और जो छोटा छोटा बाल दिखाई देगा उसे हम लोग कहेंगे कि यह सिलिया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, अर्थात कोशिका के बाहर जो बाल जैसा दिखाई देता है, तो जो बड़ा दिखाई देगा बाल जैसा, उसे हम लोग कहेंगे कि यह फ्लैजिला है, और जो छोटा दिखाई देगा उसे हम लोग कहेंगे कि यह सिलिया है। ठीक है, दोनों में पहचान हो गया। आगे ध्यान दीजिए। यही सिलिया और फ्लैजिला मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु को शक्ति प्रदान करता है ताकि वह आगे बढ़ सके। तो ध्यान दीजिए, मेल में जो पाया जाता है वह स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, और फीमेल में जो पाया जाता है वह ओवम यानी अंडाणु होता है। तो सिलिया और फ्लैजिला का कार्य यह है कि यह मेल के स्पर्म को यानी शुक्राणु को वह शक्ति प्रदान करता है ताकि वह आगे बढ़ सके। ठीक है, आगे पार्ट देखिए। लवक यानी प्लास्टिड। ध्यान दीजिए, लवक यानी प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। समझिए ध्यान से। कह रहा है कि यह केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। कौन? लवक यानी प्लास्टिड। तो लवक जो है यह यानी प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे देखिए, पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट लवक होता है।
ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन आएगा कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, तो न्यूक्लियस। क्वेश्चन यदि है कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, तो वह होता है लवक यानी प्लास्टिड। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं पादप कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट लवक होता है और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट यानी अंग केंद्रक होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन, तो लवक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। यह हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक जो होता है यह हरा रंग का होता है। क्यों, इसलिए कि इसमें क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित पाया जाता है, इसलिए हरित लवक जो है यह हरा होता है। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर भोजन बनाते हैं। मतलब कि समझिए कि हरित लवक जो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल के सहायता से पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है यानी किचन कहा जाता है। ओके, ध्यान दीजिए, लवक का दूसरा पार्ट ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है इसमें कोई रंग नहीं होता है। जैसे कि अ मतलब हो गया नहीं, वर्ण मतलब रंग और लवक मतलब प्लास्टियन लवक। तो ल्यूकोप्लास्ट यानी इसका होता है हिंदी अवर्णी लवक। यह किसी भी प्रकार के रंग को प्रदान नहीं करता है, अर्थात यह रंगहीन यानी कलरलेस होता है। बस में क्या, जब भी क्वेश्चन आएगा कि ल्यूकोप्लास्ट रंग प्रदान करता है या नहीं, तो हम लोग लिखेंगे या कहेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट कोई रंग प्रदान नहीं करता है। आगे ध्यान दीजिए, यह जड़ यानी मूल में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, जड़ यानी जड़ या मूल में पाया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, यह भोजन संग्रह का कार्य करता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है, तो भोजन संग्रह करना। समझिए, क्लोरोप्लास्ट का कार्य है भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है भोजन संग्रह करना। बस में रहे ना, ध्यान दीजिए, करे यह भोजन संग्रह का कार्य करता है और पेड़ पौधों में भोजन संग्रह फलों के या जड़ों के रूप में होता है। ठीक है, मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है भोजन संग्रह करना, भोजन को स्टोर करना। और यह भोजन संग्रह जो है वह कहाँ मतलब कि किस रूप में होता है, तो जड़ या फलों के रूप में यह भोजन संग्रह होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। ध्यान दीजिए, यह संग्रहित भोजन को रंग प्रदान करता है। ठीक, देखिए, लवक 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाना। दूसरा है हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कार्य है भोजन को संग्रह करना यानी स्टोर करना। और तीसरा पार्ट है इसका क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। इसका कार्य है कि जो भोजन स्टोर किया हुआ है फलों के रूप में या जड़ों के रूप में, उसमें रंग प्रदान करना। बस में क्या, ठीक। तो देखो, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। समझिए, गाजर, टमाटर और चुकंदर तीनों रेड ही कलर का होता है, लेकिन तीनों का डिफरेंस कलर होता है, अलग अलग होता है। तो गाजर का जो रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। ओके, टमाटर का जो रंग होता है वह लाइकोपेन के कारण होता है। चुकंदर का जो रंग होता है वह बीटानिन के कारण होता है। कहीं कहीं बीटानिन देता है, कहीं कहीं बीटानोन देता है। तो यह नहीं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर दे दे कि चुकंदर का रंग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में बीटानोन दिया रहेगा। तो आप ये मत समझिए कि ये गलत है या वो गलत है। कभी कभी बीटानिन दे देते हैं, कभी कभी बीटानोन दे देता है। ओके, तो चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण होता है और पके फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा और आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।